Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is a hyperconjugation? बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर? की कॉन्सेप्ट हियर इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हमें हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? बेसिकली एक इफेक्ट है जो इन्वॉल्व करता है बेसिकली डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। किसके है बच्चों? यहाँ पर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन एक इफेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन होता है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। और कौन से सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच बॉन्ड। सी एच बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ डीलोकेलाइजेशन होता है। अब ये सी एच बॉन्ड कहाँ पर होगा? किसका होगा? बेसिकली एक एल्काइल ग्रुप होगा। एक एल्काइल ग्रुप का होगा, ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। और ये जो एल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, ये एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। हम ऐसा बोल सकते हैं, अटैच्ड टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम से ये क्या होना चाहिए? अटैच होना चाहिए। तब ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है, अटैच टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। जब हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच होता है, अनसैचुरेटेड सिस्टम, और एन एटम विद अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, या फिर किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसके पास अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल हो, और एन एटम विद अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, और एन एटम विद अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं, इसी डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? बेसिकली डीलोकलाइजेशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? सी एच बॉन्ड के हैं। अब ये सी एच बॉन्ड कहाँ पर होगा? किसी एल्काइल ग्रुप में होगा। और ये एल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच होना चाहिए, या फिर किसी ऐसे एटम से अटैच होना चाहिए जिसके पास अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल हो। जिसके पास अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल हो। जिसके पास अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल हो। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल मान लीजिए बच्चों, हम किसका ले लेते हैं? एक एल्कीन का ले लेते हैं। एल्कीन्स के अंदर भी ये इफेक्ट देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल्स में भी देखने को मिलता है। और बच्चों कहाँ पर देखने को मिलता है? ये हमें फ्री रेडिकल्स और एल्कीन्स और कार्बोकेटायंस में देखने को मिलता है इजीली। अगर हम एल्कीन की बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास सी एच है, ये डबल बॉन्ड है, ये सी एच है, और मान लीजिए इससे ये सी एच थ्री अटैच है। इससे ये सी एच थ्री अटैच है, इसको सी एच टू कर सकते हैं। अब क्या देखने को मिलता है बच्चों? अगर हम बात करें, यहाँ सी एच थ्री को हम इस मैनर में लिख सकते हैं। यहाँ सी एच थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं? यह हाइड्रोजन अलग, यह हाइड्रोजन अलग, यह हाइड्रोजन अलग। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, या बोल सकते हैं एक अनसैचुरेटेड कार्बन है। यहाँ अनसैचुरेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। और इससे ये नेक्स्ट कार्बन एल्काइल कार्बन है बेसिकली। और इसके पास यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास यहाँ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। अनसैचुरेटेड कार्बन। इसकी कंडीशन समझ लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या है? बेसिकली इसकी कंडीशन ये है कि हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन, दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं, या तो ये sp हाइब्रिडाइज हो या sp2 हाइब्रिडाइज हो, अनसैचुरेटेड कार्बन हो। और इससे नेक्स्ट कार्बन हो ये वाला। इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इसके पास क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। बाकी दो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, और बाकी कुछ और ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन इसके पास होना चाहिए। इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक अनसैचुरेटेड कार्बन sp या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, और उसके पास एक हाइड्रोजन है, कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और ये जो अल्फा कार्बन है बेसिकली ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में? हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर की सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? बेसिकली यहाँ डीलोकलाइज होते हैं। कैसे होते हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएं, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर मूव कर सकता है। इसका इस मैनर में एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन सकता है। यहाँ सी एच टू पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। यहाँ सी एच टू पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, ये सी एच, ये डबल बॉन्ड, और इससे ये हाइड्रोजन अटैच था, ये हाइड्रोजन अटैच था। और यहाँ एच पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो इस मैनर में हमने इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाया। अब क्या हो सकता है? ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए और ये बॉन्ड इधर आ जाए, सी एच के बीच में अगेन बॉन्ड बन जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही वाला क्या हो बच्चों, यहाँ पर सी एच के जो बॉन्ड है बच्चों, यही वाला हमारे पास यहाँ कॉन्जुगेशन दिखाए। हो सकता था बच्चों यहाँ ये जो दूसरा हमारे पास सी एच बॉन्ड है, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करते और ये इधर मूव करते, तो इसका एक और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हम दिखा सकते थे। एक और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर दिखा सकते थे। ये सी एच टू नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड बन गया होगा, ये सी एच, ये डबल बॉन्ड,
और ये सी, और इससे एक हाइड्रोजन ये अटैच था, एक हाइड्रोजन ये अटैच था, यहाँ वाला हाइड्रोजन पर H पॉजिटिव बन गया होगा। अब ये बॉन्ड अगेन इधर जाए, ये नेगेटिव चार्ज इधर है, तो हमें अगेन फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल सकता है। सिमिलर मैनर में ये थर्ड हाइड्रोजन भी यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकता था, एक और हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता था। एक हाइड्रोजन तो होना मस्ट है, अब उससे ज्यादा हो सकते हैं तो उतने ही ज्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। हो सकता था बच्चों ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ये वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर मूव करते, ये बॉन्ड अगेन यही मूव कर रहा होता और ये इधर आ जाते दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिखाते, ये CH2 नेगेटिव, ये सी एच और ये डबल बॉन्ड, ये सी, इससे हाइड्रोजन ये अटैच है, एक हाइड्रोजन ये अटैच है और ये H प्लस बन गया होगा। अगेन क्या हो सकता था, ये वापस इधर जाए, ये पाई नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये पाई बॉन्ड अगेन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले। तो इस तरीके से एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायंस में भी इजीली कुछ देखने को मिलता है। और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। इसी बेसिस पर हम स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं। इसी बेसिस पर हम स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं। अगर हम एक कार्बोकैटायन ले लें, मान लीजिए हमने ये ले लिया है CH2 पॉजिटिव और ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन होगा बेसिकली। अब क्योंकि ये CH2 पॉजिटिव है, यहाँ जो ये कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी होता है, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी होता है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है कार्बोकेटाइन के पास। और इससे ये नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। और इसके पास एक हाइड्रोजन होना मस्ट था, यहाँ तीन तीन हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है, ये CH के जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से डिलोकेलाइज हो जाते हैं, और यहाँ पर ये CH2 बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये C, और इससे एक हाइड्रोजन ये अटैच, एक हाइड्रोजन ये अटैच, और यहाँ H प्लस है अभी भी, यहाँ H प्लस बन जाएगा। तो इस मैनर में यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अगेन ये इधर आ सकता है और अगेन हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली ये CH बॉन्ड और ये वाले जो CH के इलेक्ट्रॉन है ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं। तो यहाँ हमें कार्बोकैटायन के अंदर भी क्या देखने को मिलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन ले लिया था बच्चों हमने, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। थर्ड हो सकता है बच्चों पॉसिबिलिटी हमारे पास फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। फ्री रेडिकल्स भी स्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी फैक्टर हम वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन को एज अ स्टेबिलिटी फैक्टर कंसिडर करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी डिफाइन करने में मदद करता है। अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें तो मान लीजिए CH2 और ये रेडिकल है, अगेन ये C, और इस बार हमने इस मैनर में दिखा दिया, ये हाइड्रोजन है। तो क्या होता है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए। इस मैनर में इसका भी एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया होगा, और ये H रेडिकल बन गया होगा, ये H रेडिकल बन गया होगा। अगेन ये वापस इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये इधर आए, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अगेन इसके पास जा सकता है। तो यहाँ क्या बन सकता है हमारे पास, अगेन ये CH2 CH3 बन सकता है। तो इस मैनर में फ्री रेडिकल्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। इस तरह के इफेक्ट को ही बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसी के बारे में हमसे पूछा गया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो एक तरह का ये डीलोकेलाइजेशन होता है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है हमारे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। और क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। तो यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।